हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शेवी केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और आज हम इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। अगर लास्ट वीडियो में हम ये टॉपिक कवर करते तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है, इसलिए मैंने उस वीडियो को वहीं तक लिव कर दिया था। तो चलिए इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान से समझिएगा और इससे पहले आप रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा पढ़ के आइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियो का लिंक है, तो वो देख लीजिएगा और उसके बाद ये वीडियो देखना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चीजों को इजी करते हुए चलते हैं आगे। तो देखो, अब नाम से मैं आपको आधी से ज्यादा चीजें ना मैं आपको नाम से एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिसमें आपको कम से कम लर्निंग की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले है टॉपिक नेम हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले तो हम पढ़ लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है। बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग होता है द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उस पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन नोट कर लो। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर Vp means vapor pressure become equal to atmospheric pressure। ठीक है, या फिर अगर मैं शॉर्ट में अगर इसको याद रखना चाहूं तो आप लिख सकते हो Vp इक्वल टू एपी। जिस पॉइंट पर हो जाएगा, मतलब वेपर प्रेशर जिस पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, उस पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 atm। क्लियर हुआ? इतना इजी है। ठीक है, अब आपको बता दिया मैंने बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, अब देखो एलिवेशन का मीनिंग क्या होता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हो गया? एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज होना। बॉइलिंग पॉइंट में पहले से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो एलिवेशन का मतलब क्या हो गया? इंक्रीज। समझ आया? अब देखो, बॉइलिंग पॉइंट पहले से इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब दो केसेस को आप डिस्कस कर रहे हो, है ना। इंक्रीज किसके रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब दो केसेस के रिस्पेक्ट में हम ये डिस्कस करते हैं। तो पहला क्या हुआ? पहला केस हुआ, दो केसेस होंगे, एक केस फर्स्ट, एक केस सेकंड। क्लियर हुआ? केस फर्स्ट होगा हमारे पास प्योर सॉल्वेंट का। केस फर्स्ट होगा प्योर सॉल्वेंट, जो अभी तक हम बार बार सॉल्यूशन में पढ़ते आए हैं कि एक बार हम प्योर सॉल्वेंट ले रहे हैं, एक बार उस सॉल्वेंट के अंदर हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल रहे हैं, राइट। तो आपको वही केस सेकंड क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट प्लस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखो इन दोनों के वेपर प्रेशर में किस तरीके से चेंज आता है वो पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो इजीएस्ट वे मैं आपको बता रही हूँ, इससे ज्यादा इजी वे मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती और इसमें आपको कुछ भी याद नहीं करना है। ठीक है, तो पहली वाली वीडियो देख रखी है तो आई थिंक को कुछ भी याद नहीं करना आपको। देखो, प्योर सॉल्वेंट लिया है, वही एक कंटेनर लोगे। ठीक है, इसमें हमने प्योर सॉल्वेंट ले लिया। क्लियर? अब आप नीचे से टेम्परेचर दोगे, तो जब आप टेम्परेचर दोगे तो ये प्योर सॉल्वेंट वेपोराइज होना स्टार्ट करेगा, राइट। जैसे ही ये वेपोराइज होगा, इट मींस क्या होगा? वहां पर जो वेपर प्रेशर की वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी? P0A। यही आता है, पहले यही पढ़ा था हमने। तो यहाँ पर देखो, प्योर जब आप प्योर सॉल्वेंट को टेम्परेचर दोगे तो वेपर प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। ये हम पढ़ चुके हैं, राइट। इस केस में आप जब देखोगे तो यहाँ हमने एक कंटेनर लिया, ठीक है, इसमें सॉल्वेंट के ऊपर हमने क्या डाल दिया? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। याद आया कुछ? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब ये नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है जो कि इवेपोरेट नहीं होता। ठीक है, यानी कि जब आप इसको टेम्परेचर दोगे तो ये खुद तो इवेपोरेट होगा ही नहीं, बल्कि सॉल्वेंट को भी इवेपोरेट नहीं होने देगा,
है ना, यानी कि ये ओवरऑल वेपर प्रेशर की वैल्यू को कम कर देगा। समझ आया? ओवरऑल वेपर प्रेशर की वैल्यू को कम कर देगा। तो इस वाले केस में आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा कि ये ज्यादा अच्छे से वेपोराइज हो सके। अब हमें इन्हीं दो चीजों को एक ग्राफ की फॉर्म में शो करना होता है, ठीक है, जिसमें हम ये दिखाते हैं कि अगर वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट पे क्या अफेक्ट आएगा, और वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या अफेक्ट आएगा। तो वो चीजें हम डिस्कस करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझ आया? अब देखो मैं इसको ग्राफ के थ्रू दिखाती हूँ आपको। अब देखो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक बार ध्यान से सोचना जो मैं कह रही हूं, अगर आप प्योर सॉल्वेंट के लिए टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, राइट। तो यानी कि इजिली वेपोराइज हो जाएगा क्योंकि वो नेचर में वोलेटाइल है, ठीक है। तो यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम, है ना। और अगर आप उसी सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को डाल दो तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या कर रहा था, प्योर सॉल्वेंट को भी वेपोराइज नहीं होने दे रहा था, एज वेल एज खुद भी वेपोराइज नहीं हो रहा था, है ना। तो उस केस में हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा था उसके वेपर प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए। तो यानी कि हमें टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ रहा है तो ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इस केस में इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब देखो इस चीज को मैं ग्राफ के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। सिर्फ थोड़ा सा समझने की चीज है, बाकी और कुछ भी आपको कुछ नया याद नहीं करना है इस वाले केस में। देखो अब सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर आप ले लो वेपर प्रेशर, ठीक है, यहाँ पर आप ले लो टेम्परेचर। क्लियर? हमने दो केसेस पढ़े हैं, प्योर सॉल्वेंट और सॉल्वेंट प्लस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, केस 1 केस 2, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम सबसे पहले प्योर सॉल्वेंट के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो अब मानो कि यहाँ पर जो प्योर सॉल्वेंट मैंने लिया है वो मेरे पास वाटर है, कंसिडर कर लो कि वाटर है। सबसे पहले वाटर को हमने किस पे रखा था, रूम टेम्परेचर पे, यानी मान लो 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब इसका बॉइलिंग पॉइंट लाने के लिए इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक लाना पड़ेगा। अगर मेरे पास प्योर सॉल्वेंट की जगह वाटर है और वाटर को मैंने स्टार्टिंग में 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखा है, तो सबको पता है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि अब मुझे उसको टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो मुझे उसके लिए कितना लेके आना है, उसके लिए 100 डिग्री सेल्सियस तक उसको लेकर आना है ताकि वो बॉइल हो सके। यही है। देखो होता क्या है एक्चुअल में कि जब कोई भी लिक्विड को आप बॉईल करते हो, ठीक है, कोई भी लिक्विड को आप बॉईल कर रहे हो, तो बॉईल करते वक्त होता क्या है कि ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होता है, ठीक है, और टेम्परेचर दे रहे हो तो लिक्विड वेपोराइज हो रहा होता है। तो हमेशा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो हमेशा उसको दबाने की कोशिश करता है वेपर्स को, ठीक है। जब तक वो दबाता रहेगा वेपर प्रेशर को तो उस टाइम पर वेपर्स इजीली वेपोराइज नहीं हो पाते। जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू के इक्वल आ जाए या फिर उससे ज्यादा हो जाए, उस कंडीशन पे वेपर्स इजीली बनना शुरू हो जाते हैं। समझ आया? ठीक है, यानी कि आपको कुल मिला के क्या समझना है कि वेपर प्रेशर को जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाता है तो वो कंडीशन होती है बॉइलिंग की। ये समझाना चाह रही हूं मैं, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी लिक्विड बॉईल हो रहा है तो यहां से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है जो इसको बार बार नीचे की तरफ जाने देगा। जैसे वेपर प्रेशर इस वाले को ओवरकम कर जाएगा या फिर इसके इक्वल आ जाएगा या इससे ज्यादा हो जाएगा, तब वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा, वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी आपको ये करना है। तो प्योर सॉल्वेंट के लिए जब आप ये ग्राफ ड्रॉ करोगे तो स्टार्टिंग हमारे पास कितना टेम्परेचर था, 25 डिग्री सेल्सियस। तो मानो कि ये टेम्परेचर की वैल्यू आ गई 25 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हुआ? अब देखो, अब इसके लिए मान लो कि वेपर प्रेशर की वैल्यू होगी ये, क्योंकि ये वोलाटाइल है तो इजिली वेपोराइज हो जाएगा, राइट। और ये आप मानो इस वाई एक्सिस पे ये हमारी है 1 atm लाइन, यानी कि ये हमारे पास है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसको अपन दिखा देते हैं ऐसे। क्लियर? अब देखो जैसे जैसे आप वेपर प्रेशर बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, वेपर प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी,
तो इस तरीके से ये इंक्रीज हो जाएगी और इंक्रीज होते होते एक टाइम पर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली लाइन को टच कर लेगी। यानी कि ये वो पॉइंट है जहां पर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया है। ये लाइन किसके लिए हमने ड्रॉ की है? प्योर सॉल्वेंट के लिए, यानी केस 1। अब ये हमारे पास क्या हो गया? केस 1। तो आप यहां शो कर दो, दिस इज द केस 1 जो प्योर सॉल्वेंट के लिए हमने ड्रॉ किया है। प्योर सॉल्वेंट में जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। एक टाइम वो आएगा जहां पर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, यानी यहाँ पर ये बॉयल होना स्टार्ट हो गए, यहाँ पे इसके वेपर्स बनने स्टार्ट हो गए। तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया। अब ये बॉइलिंग पॉइंट के लिए देखो, ये इस तरीके से ये जो टेम्परेचर की वैल्यू आ गई, ये आ गई TB। अब प्योर के लिए हमेशा हम क्या यूज करते हैं? नोट। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ गई? TB नोट। TB नोट आ गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। हुआ? इतना समझ में आ गया? अब देखो, अब हमें केस सेकंड के लिए ड्रॉ करना है, विच इज सॉल्वेंट प्लस में नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। इस केस में वेपर प्रेशर की वैल्यू कम जा रही थी और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी। अब ध्यान से समझना बात को। ये देखो, अब इस वाले केस में हमने क्या किया? नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डाल दिया, तो वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? कम। मान लो इतनी कम हो गई, इतनी कम हो गई। ये हम किसके लिए ड्रॉ कर रहे हैं? केस सेकंड के लिए। ठीक है, अब वेपर प्रेशर की वैल्यू कम हो गई, तो अब इस केस में हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, है ना, ताकि वो वेपोराइज हो जाए। तो यहाँ पर हम जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा और ये बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट पे उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली लाइन को टच कर देगा। क्लियर? तो यहाँ पर ये है जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। और ये किसके लिए हमने ड्रॉ किया है? ये ड्रॉ किया है सॉल्वेंट प्लस नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। ये लाइन हमने ड्रॉ किया सॉल्वेंट प्लस में नॉन वोलाटाइल सोल्यूट के लिए, और ये वो पॉइंट है जहां पर सॉल्वेंट प्लस नॉन वोलाटाइल सोल्यूट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। राइट? तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये क्या आ गया? इसका बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान रखना, ये क्या आ गया? इसका बॉइलिंग पॉइंट, और ये हमने नाम दिया TB। यहां हमने नाम दिया इसको TB। ठीक है, अब यहाँ पर देखना TB नोट क्या है, यहाँ लिख रही हूं मैं अलग से। TB नोट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, और TB क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूट प्लस में नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। यू कैन से इस पूरे को हम क्या बोल सकते हैं? सोल्यूशन। इजीएस्ट वे है ये। तो ये क्या होगा? TB क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो अब हमें ये जो डिफरेंस निकालना है इन दोनों लाइंस के बीच में, ये जो डिफरेंस आप देख रहे हो, ये डिफरेंस क्या हो जाएगा? डेल्टा TB, यानी कि कितना हो गया? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। पहले जो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट था वो था TB नॉट। जैसे ही हमने उसके अंदर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को ऐड किया तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज हो गया इसलिए इसको नाम दिया एलिवेशन। मैंने पहले बोला एलिवेशन का मतलब इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज हो गया। किस वजह से हुआ है? नॉन वोलाटाइल सोल्यूट के ऐड करने से। अब समझ आया इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों बोला है? क्योंकि नॉन सोल्यूट के डालने से ही उसमें चेंज आ रहा है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करे। राइट? तो इसलिए यहाँ पर सारी चीजें जो हैं वो किसके अराउंड है? सोल्यूट के लिए, सोल्यूट के ऊपर, सोल्यूट के अराउंड है। तो इसलिए हमने इसको नाम दिया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आपको ये समझ आ गया एलिवेशन क्यों नाम दिया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों बोला, सब रीजन हमने एक्सप्लेन कर दिए। अब नाउ द अदर थिंग जो हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत है वो बताती हूँ मैं आपको। ये देखो, मैं ये रब कर रही हूँ।
ये देखो अब क्या हो गया, डेल्टा टीबी, यहां पर सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है, सोल्यूट की कंसेंट्रेशन पे। जैसे सोल्यूट ऐड किया बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, राइट। तो यहाँ पर डेल्टा टीबी क्या है, यहाँ पे लिख लेना पहले, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। टीबी भी मैंने बता दिया, टीबी नॉट भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। ये फिर भी लिख लेना सारा का सारा, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ। चलो अब आगे करते हैं। डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट के, किसके इक्वल हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट का हम देखें तो यहाँ पर टर्म मोलारिटी भी आ सकती है और मोलालिटी भी आ सकती है, दोनों टर्म्स ले सकते हैं। तो दोनों टर्म्स ले सकते हैं, तो इसमें कौन सी आएगी, इसमें आएगी मोलालिटी। क्यों आएगी, क्योंकि जो मोलारिटी होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म होती है और मोलालिटी जो होती है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म होती है, ठीक है। हमें टेम्परेचर के साथ कोई छेड़खानी यहाँ पर नहीं करनी, इसलिए हम यहाँ पर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म लेंगे। तो यहाँ पे डेल्टा टी भी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा मोलालिटी के, राइट। अब यहाँ पर क्या होगा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आप हटाओगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, के बी। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा करके एक कांस्टेंट लगेगा जो होगा के बी, ठीक है। अब यहाँ पर के बी क्या है, के बी का मतलब है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर आप बोल सकते हो इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। इतना समझ में आया, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आई थिंक, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होगा आगे। तो अब देखो जरा, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, केबी की वैल्यू भी निकाल सकते हो। केबी की वैल्यू कैसे निकालोगे, डेल्टा टी बी बाय एम, ठीक है। टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, डिग्री सेल्सियस। मोलैलिटी का होता है मोलर, ठीक है। या तो आपको क्वेश्चन में मिलेगा, घबराने वाली बात नहीं है, केबी की वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में गिवन होती है। अगर गिवन नहीं होती है वो भी मैं आपको एक न्यूमेरिकल के थ्रू बताऊंगी कि उसमें क्या लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस बाय मोलर। या फिर आप यूनिट निकाल सकते हो, केल्विन भी होती है टेम्परेचर की, या तो आपको मिलेगा केल्विन पर मोलर, या फिर आपको मिलेगा केल्विन और इसका मोलर की यूनिट क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पर केजी पर क्या बोलेगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ये तीनों यूनिट्स आपको मिल सकती हैं। तो अगर ये यूनिट्स आपको दी हुई है, इट मीन्स वहां पे के की वैल्यू गिवन है। इतना समझ में आया, क्लियर हुआ सब कुछ। अब देखो यहाँ पर आपको फॉर्मूला जनरली जो होता है, डायरेक्ट नहीं, मोलालिटी की हम वैल्यू पुट करके मैं आपको बताती हूँ कि और भी फॉर्मूला ड्राइव हो सकता है। तो ये रब कर देती हूँ, आई थिंक आपने नोट्स बना लिए होंगे। देखो नोट्स साथ साथ बना लेना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा टी बी के बी एम, एम की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। एम क्या है, मोलैलिटी। मोलैलिटी किसी को भी डाउट हो तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो मोलैलिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, ऐसे शो कर देती हूं मैं, ठीक है। सॉरी, सॉल्वेंट इन केजी। अगर यहाँ पर आपको ग्राम में दिया हो तो मल्टीप्लाई 1000 लग जाएगा, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यहाँ आ जाएगा सॉल्वेंट इन ग्राम, और यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की भी वैल्यू को पुट कर सकते हो। तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास, स्मॉल w से दिखाना ये, और ये कैपिटल से, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। तो गिवन मास अपॉन में मोलर मास, क्लियर। मोलर मास को कैपिटल M से शो कर रही हूं मैं। यहाँ क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट इन
ग्राम, यहाँ क्या आ जाएगा 1000। ठीक है, अब ये वैल्यू उठा करके पुट कर दो इस वाले में। समझ आया? ठीक है, कैसे करोगे देखो जरा, थर्ड वाला। क्लियर? तो ये वैल्यू उठा करके आपको पुट करनी है इस वाले में, तो क्या आ जाएगी डेल्टा टी बी इक्वल में के बी, और ये वाली वैल्यू उठा करके पुट कर दोगे, क्या है स्मॉल w सोल्यूट मल्टीप्लाई 1000, यहाँ हो जाएगा मोलर मास, वेट ऑफ सॉल्वेंट, इसमें इन ग्राम में। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास डेल्टा टीबी की वैल्यू। ठीक है, तो अब यहाँ देखोगे कि ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मींस डेल्टा टीबी जो है वो डिपेंड कर रहा है ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के ऊपर। देखो अगर मैं यहाँ पर, तो ये कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड, इसलिए ये भी क्या हो गई, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ से भी प्रूव हो गया। क्लियर हुआ? ये आपका फॉर्मूला है। बहुत बार क्वेश्चन में आपसे मोलर मास पूछा जाता है, तो मोलर मास अगर निकालना है तो आप इसको इस तरीके से कर दोगे, यहाँ मोलर मास आ जाएगा, यहाँ डेल्टा टीबी आ जाएगा। क्लियर? ये आपका था फुल डेरिवेशन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। अब मैं आपको न्यूमेरिकल करा रही हूँ, ठीक है, बोथ टाइप्स, जहां पे आपको केबी की वैल्यू गिवन भी होगी और जहां पे आपको केबी की वैल्यू गिवन नहीं होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो अब करते हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, न्यूमेरिकल नोट करो, ट्राई करना, पहले एक बार खुद से सॉल्व करो। ठीक है, और फिर वीडियो को स्टार्ट करना, पहले वीडियो को पॉज कर देना क्वेश्चन लिख करके। ठीक है, ये देख, अब देखो सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ लो अच्छे से, और जो जो गिवन है, जो फाइंड करना है वो अलग कर लो। अब देखो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.5 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोबेंजीन इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी कि आपको बेंजीन दिया हुआ है कितना, 100 ग्राम। ठीक है, उसमें आपने डाइक्लोरोबेंजीन, इसको मैं डीसीबी से शो कर रही हूँ क्योंकि लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो समझ जाना, डीसीबी मतलब डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब उसमें मैंने डाल दिया 1.5 ग्राम। क्लियर? अब आप यहाँ पे देखो, जो मैंने क्या बताया था, सॉल्यूशन फॉर्मेशन होती है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, और पहचान कैसी होती है, जब सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा क्वांटिटी में होता है और सोल्यूट कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। तो यानी कि डाइक्लोरोबेंजीन क्या है हमारे पास, सोल्यूट है, बेंजीन हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, क्लियर हुआ? और सॉल्वेंट की अमाउंट हमें दे रखी है 100 ग्राम और सोल्यूट हमें दे रखा है 1.5 ग्राम। इधर तक क्लियर हुआ? यानी यहां तक हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई। नेक्स्ट, वॉज हायर बाय 0.268 डिग्री सेल्सियस, यानी कि डाइक्लोरोबेंजीन डालने के बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है हायर का मतलब इंक्रीज, मतलब एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया 0.268 डिग्री सेल्सियस। समझ आया? यानी कि डेल्टा टी बी कितना दे रखा है, 0.268 डिग्री सेल्सियस। समझ आया? ठीक है, सबसे पहले आपको बेंजीन दे रखा है, जैसे ही बेंजीन में डाइक्लोरोबेंजीन मतलब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हमने डाला तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हुआ, 0.268 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्लियर? उसके बाद आपको क्या निकालना है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है, क्योंकि डाइक्लोरोबेंजीन क्या है हमारे पास, सोल्यूट ही है। ठीक है, तो सोल्यूट का मोलर मास आपको फाइंड करना है। सिंप्लीफाई हो गया ना क्वेश्चन, केबी की वैल्यू आपको दे रखी है। क्लियर? तो अब सिर्फ उठा करके फॉर्मूला पुट करना है, वो कुछ भी नहीं करना। तो फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, फॉर्मूला हमने पढ़ा था ऑलरेडी, डेल्टा टी बी इक्वल में हमने पढ़ा था के पी, और यहाँ मोलालिटी की वैल्यू आप पुट कर दोगे, यानी क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को भी कर दो, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम में दे रखा है, यहाँ पे क्या है 100 ग्राम है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे अब 1000 से। ये फॉर्मूला उठा के आपको पुट करना है। क्लियर हुआ?
यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि सब चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखी है। केबी की वैल्यू आपको दे रखी है, गिवन मास आपको दे रखा है 1.5 ग्राम, सोल्यूट का 1000 मोलर मास आपको निकालना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, केबी की वैल्यू आपको गिवन है। अब देखो सब कुछ आपको गिवन है, सिर्फ उठा करके पुट करना है। तो मैं मोलर मास को यहाँ लेके जा रही हूँ, डेल्टा टीबी को यहाँ लेके आ रही हूँ, ठीक है। तो क्या बन जाएगा मेरे पास, यहाँ आ जाएगा केबी मल्टीप्लाई वेट ऑफ सोल्यूट गिवन मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई हो गया 1000, यहाँ आ जाएगा डेल्टा टीबी और ये आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, इसमें इन ग्राम में। क्लियर, ठीक है। अब उठा के वैल्यू पुट करो। केबी की वैल्यू कितनी गिवन है 2.65, ठीक है। फिर है गिवन मास ऑफ सोल्यूट कितना है 1.5 ग्राम, ठीक है। फिर 1000, फिर आ गया डेल्टा टीबी की वैल्यू दे दी हमें, कितनी दे दी थी 2.68, और फिर क्या है वेट ऑफ सॉल्वेंट मतलब में 100 ग्राम, ठीक है। तो इस पूरे को आप अब कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना, एग्जाम में नहीं, अभी तो नोटबुक में ही, कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड नहीं होता है। तो ये आपके पास है न्यूमेरिकल। एक हम अदर न्यूमेरिकल ले रही हूँ मैं, एक और न्यूमेरिकल जहां पर आपको केबी की वैल्यू गिवन नहीं है। तो केबी की वैल्यू गिवन नहीं होती, कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देख लेना, ठीक है। तो इसको मैं रब कर रही हूँ, सेकेंड न्यूमेरिकल करते हैं। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया है, सारी वैल्यूज आपको गिवन है, सिर्फ आपको उठा करके मोलर मास निकालना था और फॉर्मूले में बाकी सारी चीजें पुट करनी है, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, क्लियर। तो उसके बाद सेकंड करते हैं। अब देखो इस वाले क्वेश्चन की स्टेटमेंट ढंग से पढ़ना। अब यहाँ पर आपको दे रखा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस इन 83.4 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो सबसे पहले देखो आपको बेंजीन दे रखा है, ठीक है। बेंजीन कितना दे दिया 83.4 ग्राम। तो यहाँ पे आपने एक कंटेनर के अंदर बेंजीन लिया और बेंजीन लिया 83.4 ग्राम, क्लियर। अब देखो यहाँ पर उसमें क्या डाला 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस डाला, इसमें हमने 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस मतलब यू कैन से सोल्यूट डाल दिया, ठीक है। तब इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन हमारे पास दे रखा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 80.175 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन दे रखा है, प्योर बेंजीन हमें दे रखा है 80 डिग्री सेल्सियस। अब आप देख लो 80 से 80.175 इंक्रीज हो गया, एलिवेट हो गया बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये आपको दे रखा है टीबी नॉट और ये आपको दे रखा है टीबी। मैंने क्या कहा था, जहां पर भी प्योर लगे वहां नोट आता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो प्योर का दे रखा है यानी टीबी नॉट दे रखा है। तो टी डेल्टा टीबी निकालोगे यहाँ से, टीबी माइनस टीबी नॉट, क्लियर हुआ। तो टीबी क्या है हमारे पास 80.175 माइनस 80 डिग्री सेल्सियस, तो ये कितना हो गया 0.175 डिग्री सेल्सियस। अब मैं इस वैल्यू को अलग करके रख देती हूँ यहाँ पर, ताकि मैं रब करूँ तो हम चीजें इधर उधर ना करें, ठीक है। ये मेरे पास आ गया डेल्टा टीबी की वैल्यू। उसके बाद हमें दे रखा है इफ द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज 90 कैलोरी पर ग्राम। यहाँ पर हमें केबी की वैल्यू गिवन नहीं है, तो नोटबुक में स्टार बनाकर नोट बना के लिख लो, इसको रब करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। जहां पर केबी की वैल्यू गिवन नहीं होती है, इफ केबी वैल्यू इज नॉट गिवन, ये वैसे एडवांस लेवल में ही पूछते हैं लेकिन स्टिल आप नोट कर लो, केबी की वैल्यू जो होगी वो कैसे निकालेंगे। कुछ एक न्यूमेरिकल्स में केबी की वैल्यू गिवन नहीं होती है, तो उस केसेस में आप कैसे निकालोगे, आर मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टीबी नॉट का स्क्वायर 1000 मल्टीप्लाई एलवी। एलवी का मतलब हो गया लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। समझ आया, क्लियर हुआ यहाँ तक।
अब देखो यहाँ पर R की वैल्यू कौन सी लेनी है, ये ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू दिस लेना। यहाँ पे क्या है, कैलोरी पर ग्राम में दे रखी है, तो यहाँ पर R की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, हर जगह यही वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ आप यूनिट देखो सबसे पहले, तो यहाँ पर होता है 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। R की वैल्यू कैलोरी फॉर्म में होती है 2, तो आप यहाँ पे 2 पुट करोगे, ध्यान रखना, ठीक है। केल्विन है तो यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू को भी चेंज करोगे, केल्विन में करोगे। टीवी नॉट की वैल्यू देखो कितनी थी हमारे पास, प्योर वाले की 80, तो 80 प्लस करोगे 273, कितना हो गया 353 केल्विन। तो चेंज करो भाई, चेंज बहुत जरूरी है, यूनिट्स गड़बड़ तो पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये हमने चेंज कर लिया। अब हमारे पास केबी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो केबी की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, आर की वैल्यू को 2 पुट करोगे, टीबी की वैल्यू को 353 और 353 इस तरीके से पुट करोगे, फिर 1000 और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वैल्यू आपको दे रखे 90। अब देखो इस पूरे को वैल्यूज हमने पुट कर ली हैं, अब इस पूरे को सॉल्व करोगे ना जब आप, तो आ जाएगा 2.77। मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है, मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले ही सॉल्व कर लिया था, तो आप एक बार अब चेक कर लेना इस भाई ये कैलकुलेशन सही है कि नहीं है, ठीक है। तो ये 2.77 आ गया, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है, तो मैं इस वाले पोर्शन को रब कर रही हूं यहां से। मोलर मास ऑफ सोल्यूट जब आप निकालोगे तो वो आ जाएगा गिवन मास ऑफ सोल्यूट Kb की वैल्यू मल्टीप्लाई 1000, थोड़ा सा मिक्सअप हो गया सारी चीजें। तो अब हमें क्या निकालना है, मोलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट। मोलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट आप कैसे निकालोगे, फॉर्मूला याद करो जो अभी हमने अप्लाई किया था, Kb मल्टीप्लाई में गिवन मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई 1000 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा डेल्टा Tb और मल्टीप्लाई था वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। क्लियर हुआ। अब देखो Kb की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 2.77, वेट ऑफ सोल्यूट हमें 1 ग्राम दे रखा है, मल्टीप्लाई क्या हो गया 1000 और यहाँ डेल्टा Tb की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली थी 0.175 और वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें कितना दे रखा है 83.4 ग्राम। क्लियर। अब यहां से हमारे को सब कुछ मिल गया, अब आप मोलिकुलर मास निकाल सकते हो बहुत आसानी से। तो ये था आपके पास, जब Kb की वैल्यू गिवन नहीं थी तो मैंने दोनों टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके लिए ले लिए थे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो आपको अब इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रही होगी। मैंने अपना बेस्ट दिया है, आप आराम से पढ़ो, घर पे बहुत गर्मी है और इसी तरीके से हम पढ़ाते रहेंगे आपको। और चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। टिल देन स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू सो मच।